जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग भाग 4 में नीति निदेशक तत्व जिसमें अनुच्छेद 51 तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया तो मूल कर्तव्य जोड़ने की आवश्यकता महसूस हुई। सोचा गया कहाँ जोड़े, अगर 3 में जोड़ते हैं तो यह कठोर हो जाएगा क्योंकि इसमें न्यायालय जा सकते हैं। तो 4 में जोड़ा गया कि मौलिक कर्तव्य जो है शुरू में सिंपल रखा जाए। तो भाग 4 के क एक नया भाग बना, भाग 4 का क एक नया भाग बना और उसमें अनुच्छेद 51 तक तो 4 में हो चुका था, तो 51 का क बना जिसमें मौलिक कर्तव्य रखे गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर और रूस के संविधान से लिया गया। देखिए दोस्तों, अमेरिका जो है अधिकार मांगता है तो मौलिक अधिकार अमेरिका से, और रूस अपना कर्तव्य निभाता है भारत के प्रति, भारत का साथ देता है तो रूस से मौलिक कर्तव्य। 10 मौलिक कर्तव्य जो है पहले हो गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आपको ये VVI है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक जो है उनका कर्तव्य होगा कि वह उन्हें प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। दोस्तों, जब हम लोग अनुच्छेद 21 का क पढ़े थे उसमें भी कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, तो निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन यदि अभिभावक ही नहीं भेजेंगे स्कूल तो कैसे मिलेगा। अनुच्छेद 24 में भी कहा गया था, क्या कहा गया था कि 14 वर्ष से छोटे बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगाना है। तो अभिभावक कहेंगे कि चलो मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसको खतरनाक काम में कारखाना में भेज देते हैं, पैसा कमा के देगा। तो ये अभिभावक का ही कर्तव्य बनता है कि वह बच्चे को स्कूल भेजे। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अभिभावक जो है उसको स्कूल भेजेंगे, क्योंकि बच्चों का अधिकार है प्राथमिक शिक्षा पाना। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य में इतना ही। अब चलिए हम लोग भाग 5 पढ़ते हैं। भाग 5 में 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक कुल 100 अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 5 में कितने अनुच्छेद है दोस्तों? कुल 100 अनुच्छेद। 52 से लेकर के 151 तक कुल 100 अनुच्छेद। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। 100 अनुच्छेद, इसको छोड़कर कहीं भी नहीं है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, सोचिए, और उसमें से 100 अनुच्छेद अकेला संघ, भाग 5 में क्या है? संघ यानी केंद्र है। तो केंद्र के लिए 100 अनुच्छेद बनाए गए हैं। और जब आप भाग 6 पढ़िएगा तो उसमें 86 अनुच्छेद है, यानी यही 2 भाग मिल करके मैक्सिमम अनुच्छेद कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाग 5 में 100 अनुच्छेद जो है उसको कैसे बांटा गया है। पहले राजा महाराजा के पास सारा पावर हुआ करता था। राजा ही कानून बनाते थे और कानून का पालन करवाते थे। अगर कोई कानून तोड़ा तो वही सजा देते थे कि इसको फांसी दे दो। तो अब कहा गया कि वैसा नहीं चलेगा। एक व्यक्ति के पास सारा पावर रहेगा तो वह तानाशाह हो जाएगा, मनमानी करेगा। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माता सोचे कि हमको शक्ति का पृथक्करण करना है, शक्ति को पृथक कर देना है। एक आदमी, एक ग्रुप जो है वह कानून बनाएंगे, एक ग्रुप पालन करवाएंगे और एक न्याय देंगे। एक आदमी सब काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो कानून बनाएंगे, जो विधि बनाएंगे उनको कहा गया विधायिका, और जो विधि यानी कानून का पालन करवाएंगे उनको कहा गया कार्यपालिका। जो कार्य करेंगे कार्यपालिका, और जो कानून तोड़ेगा उसको न्याय देंगे, जो कानून तोड़ेगा तो उसको साथ न्याय करेंगे, न्यायपालिका। शक्ति के पृथक्करण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो ये कुल अनुच्छेद कितने हैं बताइए? 100 अनुच्छेद, 52 से लेकर के 151 तक। तो कैसे याद करेंगे कितना कितना किसको मिला? कार्यपालिका को मिला 27, न्यायपालिका को मिला 28। 27 28 कितने हो गए? 55। और विधायिका को कितना बच जाएगा? 45, क्योंकि कुल कितने हैं? 100 है। 27 28 55 और विधायिका को 45। कार्यपालिका जो है अनुच्छेद 52 से तो भाग 5 स्टार्ट होता है, तो कार्यपालिका 52 से लेकर 78 तक 27 अनुच्छेद। और न्यायपालिका, जब आप गाना है वो सुने हैं ना, 1 2 का 4 माई नेम इज लखन, तो 1 2 का 4 से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। वहाँ से अनुच्छेद 124 से लेकर के 151 तक क्या है? न्यायपालिका है। यानी 27 अनुच्छेद कार्यपालिका में, 28 अनुच्छेद न्यायपालिका में, और बीच में बच गए 27 28 55 45 अनुच्छेद बच गए।
तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक कार्यपालिका यानी कि जो कानून का पालन कराएंगे। 79 में संसद है, 79 में क्या है, संसद है। और 1 2 3 जब राष्ट्रपति बोलते हैं 1 2 3 यानी अध्यादेश जारी करते हैं, वहाँ तक क्या है, विधायिका है। 79 से लेकर के 123 तक विधायिका है, कुल 45 अनुच्छेद। और अंत में है 1 2 का 4 यानी सुप्रीम कोर्ट। माय नेम इज लखन, लखन मतलब न्यायालय। तो 1 2 का 4 से 151 तक कुल 28 अनुच्छेद जो है न्यायपालिका में है। तो चलिए हम विधायिका से शुरू करते हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर के। सबसे पहले जान लीजिए कि विधायिका में कौन आते हैं, राष्ट्रपति, यानी कानून का पालन कौन करवाते हैं, राष्ट्रपति, उनके नीचे आते हैं उपराष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये सभी किस में आते हैं, कार्यपालिका में। कार्यपालिका में 52 से लेकर के 78 तक, 52 से लेकर के 78 तक पढ़ना है, ठीक है। जिसमें राष्ट्रपति महोदय को कुल 12 अनुच्छेद दिए गए हैं, उपराष्ट्रपति महोदय को 12 अनुच्छेद, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति महोदय को 8 अनुच्छेद, 12 8 20 हो गए और बच गए 7 अनुच्छेद। तो ये 2 + 5, 2 अनुच्छेद जो है एक्स्ट्रा है और 5 अनुच्छेद जो है शक्ति विस्तार में है, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिए 5 अनुच्छेद है। फिर से देख लीजिए, राष्ट्रपति के लिए बोलिए 12 अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति के लिए 8 अनुच्छेद, 12 8 कितने हो गए 20 और टोटल कितने हैं 27 है। तो 2 जो है ना वो एक्स्ट्रा है और 5 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिए, 12 8 20 5 25 और 2 एक्स्ट्रा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक पढ़ते हैं विधायिका में। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या है, पहला, राष्ट्रपति का पद 52 में है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति लिखते हैं तो पहला अक्षर क्या होता है, र किसके समान दिखता है, 2 के समान। तो सबसे ऊपर क्या है कार्यपालिका में, राष्ट्रपति। सबसे ऊपर क्या है, राष्ट्रपति, यानी कि जिस प्रकार देश में राजा होते हैं वैसे हमारे राजा है राष्ट्रपति। और सबसे बड़ा मंत्री प्रधानमंत्री, वो क्या है, वास्तविक प्रधान है। तो प्रधानमंत्री कुछ भी है वास्तविक प्रधान, लेकिन एक मंत्री ही है, लेकिन राजा की तरह कौन है, हमारे राष्ट्रपति है। तो सबसे ऊपर कौन पढ़ेंगे, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को हम र से लिखते हैं ना, तो र यानी 2, यानी 2 2 हो गया, यानी 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जब कोई व्यक्ति को देखते हैं, कोई पद वाले आदमी को देखते हैं तो पूछते हैं कि ये कौन है जी, ये डीएम साहब है। क्या है, ये डीएम साहब है, बाप रे, इनको तो बहुत पावर होगा। हाँ जी, इनको बहुत पावर है। तो पहले पद पूछे कि ये डीएम साहब है, तब सोचते करें इनका क्या पावर है, इनका बहुत पावर है, पूरा जिला के मालिक है। तो जब पावर पूछ लिए तो आप बोलते हैं कि ये कैसे चुने जाते हैं जी, तो ये यूपीएससी द्वारा चुने जाते हैं। तो यानी कि वो कैसे चुने जाते हैं, उनकी चुनने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद सोचते हैं कि ये कितना दिन रहेंगे, तो रहबे करेंगे। जब रह जाएंगे कितना दिन, तो क्या दोबारा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बन ही सकते हैं, यानी डीएम तो रह ही जाते हैं परमानेंट, तो उनको कोई टेंशन ही नहीं है। तब जो है लोग जो है क्या करते हैं कि अपने अंदर टटोलते हैं कि क्या हम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। अपने अंदर टटोलते हैं क्या हमारे अंदर वो योग्यता है कि नहीं है, क्या हम कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं जिससे हम डीएम नहीं बन सकते हैं, योग्यता शर्त हो गया। इसी तरह से हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। जब कोई राष्ट्रपति को देखता है तो बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा पद है, यानी राष्ट्रपति का पद हो गया। तब पूछते हैं कि इनका पावर क्या है जी, 52 में क्या होगा, राष्ट्रपति का पद। तब पूछते हैं कि इनका पावर क्या है, अरे पावर बहुत बड़ा है, कार्यपालिका का प्रधान होते हैं ये, यानी समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति इनकी मुट्ठी में है। सारा संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो 53 में उनका पावर पूछ लिए। तो अब सोचे कि अरे बनते कैसे हैं जी, तो उसके लिए 2 अनुच्छेद दिए गए, अनुच्छेद 54 और 55। 54 में है चन, 54 से याद रखिए चन यानी निर्वाचन। 54 में क्या है, निर्वाचन। फिर से देख लीजिए, 52 में पद, 53 में पावर। 52 में पद, ऐसे भी राष्ट्रपति का पहला अक्षर र है, यानी राष्ट्रपति का पद 52 में हो गया, ठीक है, और पावर 53 में। तो 52 53 आपको याद हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये बनते कैसे हैं, तो निर्वाचन 54 लिखते हैं ना, तो चन 54, च से 54, च से चन, यानी निर्वाचन। निर्वाचन कितना में है, 54 में, ठीक है दोस्तों। और 55 में कहते हैं कि बनते कैसे हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है और क्या बनने की प्रक्रिया है। तो 55, जब आप 55 लिखिएगा तो 55 से याद करिए प्रक्रिया,
क्या प्रक्रिया है? 55 में प्रक्रिया है। प्रक्रिया जो है ना इनका बनने का, वह है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, दो तरह के प्रक्रिया है, संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें जो है ना अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को वैल्यू दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि एक टीचर हैं, वो 5000 बच्चा को पढ़ाते हैं और 10 टीचर जो है 500 बच्चा को पढ़ाते हैं, 500 बच्चा को। ठीक है, तो ज़्यादा वैल्यू किनका होगा? इस टीचर का। मान लीजिए कि ये 10 टीचर जो है मिल के कहेंगे कि तुम यूपीएससी की तैयारी मत करो, लेकिन ये टीचर अगर अकेले कह देंगे कि तैयारी करो तुमको हो जाएगा, तो यानी कि इनका वैल्यू अधिक है। इनको 5000 बच्चों को पढ़ाने का 5000 स्टूडेंट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ना। तो यही हो गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी किस राज्य में कितना अनुपात है, कितना जनसंख्या है, उसका अनुपात करते हैं। तो मान लीजिए कि यूपी में बहुत बड़ा जनसंख्या है, तो यूपी के जो सांसद होंगे उनके मत का वैल्यू अधिक होगा। अब छोटा राज्य गोवा है तो उनके सांसद के मत का वैल्यू कम होगा। तो जो जितना बड़ा जनसंख्या वाले राज्य हैं उनके सांसद का वैल्यू उसी अनुसार से होगा। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसमें जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसमें क्या होता है कि 2-3 आदमी खड़े होते हैं, ये मान लीजिए ये दूसरा आदमी तीसरा आदमी, तो आप क्या किया जाता है, आपको जो है कहा जाता है कि पहला प्राथमिकता क्या है, तो ये है, दूसरा प्राथमिकता ये है। मान लीजिए इनका इतना कम वोट आया कि ये जो है चुनाव में कभी जीत ही नहीं सकते हैं, तो आपका पहला प्राथमिकता ये था और ये नहीं जीतेंगे तो ये, तो इनका वोट जो है इनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसी को कहा गया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो चलिए दोस्तों, 54 यानी चन यानी निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है। 55 55 मतलब प्रक्रिया, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। किस प्रतिनिधि का कितना अनुपात है, यानी कितना वोट का पावर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अनुच्छेद 56। अब जब पता चल गया कि कैसे चुनाते हैं, तो पूछते हैं ना कि कितना दिन रहेंगे जी, तो 5 साल की 6 साल, 5 साल की 6 साल। 56 में क्या है, 5 और 6 है ना। तो आप पूछिए कि राष्ट्रपति जी कितना दिन रहेंगे, 5 साल की 6 साल, तो आप कहिएगा नहीं 5 साल रहेंगे, 5 साल की 6 साल, यानी कि कार्यकाल हो गया। 56 में क्या हो गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है। 57 में, चलिए 57 देखते हैं। 57 से याद रखिए संतान, यानी कि 57 से क्या याद रखना है, संतान, यानी कि नया जन्म, यानी राष्ट्रपति जो है फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं या नहीं, नया जन्म। 57 मतलब संतान यानी नया जन्म, राष्ट्रपति को फिर से राष्ट्रपति बनेंगे कि नहीं, 57 मतलब संतान, याद रखिए। अब चलते हैं जब राष्ट्रपति, अब 58-59 जो है ना, 58-59 जो आपको जोश के साथ पढ़ना है, यानी योग्यता और शर्त, योग्यता और शर्त। 58 में क्या योग्यता है, जब आप देखें कि राष्ट्रपति को इतना पावर है, वो तो पूरा कार्यपालिका के प्रधान हैं, वो ऐसे चुनाते हैं, तो आप अपने अंदर टटोलने लगे क्या हम भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो कहा गया कि ठीक है आप भी बन सकते हैं, लेकिन एक बार पहले योग्यता तो देख लीजिए आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक हैं, तो कहेंगे हाँ हम तो हैं। 35 वर्ष आपका आयु हो गया है, हाँ हो गया है। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता है कि नहीं आप में, हाँ है, तो ठीक है। यहाँ तक तो मैक्सिमम लोगों को हो जाता है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, तब लोग पिछड़ जाते हैं कि ना ये तो मेरे पास नहीं है। ये तो जो नेता में होंगे उन्हीं को होगा। 50 प्रस्तावक यानी 50 जो है प्रस्ताव करे और 50 अनुमोदन करे। तो राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। पहले क्या होता था, कोई भी लोग राष्ट्रपति के चुनाव लड़ लेते थे, तो इससे क्या होता था कि बहुत भीड़ भाड़ हो जाता था। इसीलिए इसको हतोत्साहित करने के लिए ये लाया गया, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। तो क्या करना है दोस्तों आपको, 58 में योग्यता पॉजिटिव चीज़ हो गया, और शर्त होता है निगेटिव चीज़, क्या नहीं होना चाहिए। तो योग्यता में क्या है, भारत के नागरिक हैं, 35 वर्ष आयु हो जाएगा कोई भी व्यक्ति का, और लोकसभा बनने सदस्य बनने की योग्यता, जो लोकसभा के सदस्य यानी कि बनने की जो योग्यता होती है वो होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति बन रहे तो कम से कम लोकसभा बनने का तो योग्यता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये वाला VVI बात है। और 59 में क्या है, 59 में है शर्त। 58-59 को कैसे पढ़ना है, जोश के साथ, जोश से योग्यता, 100 से शर्त। शर्त में होता है निगेटिव बात,
यानी आप पागल दिवालिया ना हो। पागल को क्या राष्ट्रपति बनाएंगे? लाभ के पद पर ना हो। कहा गया है कि लाभ के पद पर, यदि आप सरकारी जॉब करें तो वह लाभ का पद है, लेकिन आप राज्यपाल हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, या फिर सांसद है, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा, या विधायक है, क्योंकि वह एक तो सेवा है ना। नेतागिरी क्या है? कहते हैं कि नेतागिरी तो सेवा है, लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी छोड़ दीजिए, तब राष्ट्रपति के चुनाव लड़िए। तो पहले समझ लीजिए, नौकरी तभी छोड़िएगा जब कन्फर्म हो, नहीं तो नौकरी भी चला जाएगा और राष्ट्रपति भी नहीं बन पाइएगा, क्योंकि संसद लाभ का पद जो है, सांसद, विधायक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब लाभ के पद नहीं होते हैं, ये तो एक सेवा है। तो आप पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो यदि आप राष्ट्रपति बन जाइए, पहले से आप राज्यपाल हैं, तो आप राज्यपाल का पद छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये 3 टाइप का शर्त है। तीसरा शर्त है, संसद या विधानमंडल में किसी का सदस्य ना हो। सदस्य होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले राष्ट्रपति बन जाइए, फिर वहाँ से त्याग पत्र दे दीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हो गया 60। लिखिए 60, लिखिए पहले आप, SATH, 60। इसमें क्या कीजिए, 60, शपथ। 60 लिखिएगा ना, 60, तो शपथ, यानी 60 में क्या है? शपथ है। अनुच्छेद 60 में क्या है? 60, तो शपथ, 60 शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 60 में क्या है? शपथ है, यानी आप शपथ लिए हैं कि हम देश के लिए, देश को जो है एकदम अच्छे से हम संभालेंगे, और आप अगर यदि आप अपना कार्य करने में असफल रहें और कदाचार में पकड़े जाएंगे, या फिर देश के लिए जो आपको शपथ लिए वो काम नहीं कर पाएंगे, तो अनुच्छेद 61 है, आपको महाभियोग लग जाएगा। आप पर क्या लग जाएगा? महाभियोग लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए कि 60 और 61 को एक साथ पढ़िए। 60 में क्या है? शपथ है, 60 शपथ, ठ को थ ही बोलते हैं ना, शपथ। और 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। 60 61 को साथ में पढ़िए। 60 में आप शपथ लिए हैं कि हम देश के लिए सभी कार्य को अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन आप अच्छे तरीके से नहीं करिएगा तो क्या होगा? आप पर महाभियोग लग जाएगा। देखिए 61 में है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है, ऐसे इसी तरह का प्रक्रिया होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए भी, लेकिन उसको महाभियोग नहीं कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़े कौन है? राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, तो महाभियोग। यह प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर अब तक राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, ठीक है। तो 60 61 याद हो गया। अब चलिए दोस्तों 62 में चलते हैं। 62 में क्या है? अनुच्छेद 62 तो इसमें नहीं दिया हुआ है अभी, चलिए देखते हैं। क्या कीजिए आप कि 60 61 62 को एक साथ याद कर लीजिए। 60 में क्या था? शपथ। 60 में था शपथ, 61 में महाभियोग, तो 62 में महाभियोग से तो हट जाएंगे राष्ट्रपति। तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा? या फिर मान लीजिए कि महाभियोग द्वारा हटे, या फिर वैसे ही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो हटेंगे ना। तो कहा गया है कि राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। एक तरह से समझ लीजिए कि देश के वो राजा हैं, तो राजा का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना राजा के राज जो है अराजक हो जाता है ना, तो राष्ट्रपति के पद बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है, जो कार्यकाल समाप्त होगा ना, उससे 6 महीना पहले ही करा लेना है। राष्ट्रपति का जो है चुनाव जो है क्या करना है? राष्ट्रपति के पद भरा, खाली पद जो है नहीं रहना चाहिए, इसीलिए 6 माह के अंदर ही चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 11 अनुच्छेद हो गए। 52 से लेकर के 62 तक कितने अनुच्छेद हो गए? 11 अनुच्छेद। और एक है 72। क्या है? 72। 72 में क्या है बताइए? सबसे बेहतर अनुच्छेद कौन है? 72। आपको बोले कि 72 में क्या है, तो कहिए सबसे बेहतर अनुच्छेद। क्या जी? तो ये ऐसा बेहतर अनुच्छेद है जो फांसी, उम्र कैद, ये सबको भी चाहे तो माफ़ कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। यानी सबसे बेहतर अनुच्छेद 72। 72 में क्या है? राष्ट्रपति के लिए क्षमादान, यानी राष्ट्रपति जो है किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में सबसे बेहतर अनुच्छेद 72, सबसे बेहतर अनुच्छेद 72। तो राष्ट्रपति का 12 अनुच्छेद कंप्लीट हो गए। फिर हम 72 देखेंगे जब 72 पर आएंगे। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम पूछेंगे और आप बताइएगा। सबसे पहले आप बताइए 52 में क्या है? 52 में राष्ट्रपति का पद है, क्योंकि 2 से क्या होता है? र होता है, राष्ट्रपति का पद। पद देखे तो क्या पूछे? पावर। यानी 53 में क्या है? पावर। पावर क्या है?
तो राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका के प्रधान होंगे, यानी कार्यपालिका का प्रधान होंगे, या इनका पावर हो गया, क्या हो गया, पावर। राष्ट्रपति का पावर क्या है, समस्त कार्यपालिका शक्ति के प्रधान कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे, ये इनका पावर हो गया। 52-53 याद हो गया। अब चलिए 54-55 को एक साथ पढ़ेंगे। 54 से चन याद रखिए, 54 से याद रखिए चन, यानी निर्वाचन। निर्वाचन कितना में है, 54 में है। और 55 में पचपन, 55 से प से प्रक्रिया, 55 में प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। 56 में बताइए दोस्तों, 56 5 साल की 6 साल यानी कार्यकाल। 56 में 5 साल की 6 साल 5 साल यानी कार्यकाल। 57 में बताइए, 57 में संतान यानी नया जन्म, यानी राष्ट्रपति दोबारा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 57 में संतान यानी नया बनेंगे कि नहीं, यानी दोबारा बनेंगे कि नहीं, ये बताइए। यानी 57 से क्या याद रखना है, संतान। 57 से याद रखना है संतान, यानी कि संतान मतलब नया जन्म, यानी नया जन्म होगा कि नहीं। 58 बताइए, 58-59 क्या बोले हैं, जोश के साथ पढ़ना है। जब कोई आदमी राष्ट्रपति के पद पावर देखते हैं तो वह क्या होते हैं, जोश में आ जाते हैं कि हम भी बनेंगे राष्ट्रपति। अपने अंदर योग्यता देखते हैं, योग्यता और शर्त। योग्यता क्या है भाई, तो भारत के नागरिक होना चाहिए, लोकसभा में चुनने योग्य होना चाहिए, वैसा योग्यता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो भीड़ भाड़ हो जाएगा ना। और शर्त में क्या है, पागल दिवालिया ना हो, ठीक है, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल सब लाभ के पद नहीं है, नेतागिरी तो सेवा है ना। 58-59 हो गया। अब चलिए 60 याद आया कुछ हो, 60 मतलब शपथ। 61 में बताइए, 60 में आप शपथ लिए थे कि हम अच्छे से देश के सेवा करेंगे, लेकिन सेवा करने में असफल रहें, आप अच्छे से काम नहीं किए तो आप पर महाभियोग लाएगा। यानी 61 में क्या हो गया, महाभियोग। 62 में भी अब महाभियोग से हटिए, चाहे समान प्रक्रिया से हटिए, यानी कि कार्यकाल समाप्त होने पर, तो 62 जो है राष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है, अगले राष्ट्रपति का चुनाव जो है, राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यानी 6 महीना पूर्व भी करा लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा नहीं रहेंगे तो देश में अराजकता आ जाएगी। तो 11 हो गए, 52 से 62 11 अनुच्छेद, और एक अनुच्छेद हो गए 72। सबसे बेहतर अनुच्छेद कौन है, 72। सबसे बेहतर अनुच्छेद 72। आप बोलिएगा कि अनुच्छेद 72 जो है सबसे बेहतर कैसे हो गया। ये सबसे बेहतर है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति जो है मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, किसी को फांसी हुआ है तो उसको उम्र कैद में बदल सकते हैं। यह सबसे बेहतर है क्योंकि यही जो है उनको सबसे बेहतरीन बनाता है। अनुच्छेद 14 जो कहता है कि कानून के नज़र में सभी समान हैं, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल पर यह लागू नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या करना है, सज़ा माफ़ करने का भी अधिकार है। तो मान लीजिए राष्ट्रपति को फांसी की सज़ा कोई दे दिया, चाहे कोई उम्र कैद दे दिया, तो खुद ही माफ़ कर लेंगे। इसीलिए इनको अनुच्छेद 14 से बाहर रखा गया है, यानी स्पेशल पावर हो गया ना राष्ट्रपति को। सबसे बेहतर अनुच्छेद कौन हो गया, अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान। देखिए दोस्तों, ये कई तरह के शक्ति है। सबसे पहले देखिए क्षमा, यानी किसी भी सज़ा को पूरी तरह माफ़ कर देना क्षमा कहलाता है। सब लोग जानते हैं, क्षमा कर दिए, जाओ तुमको क्षमा कर दिए, यानी पूरी तरह माफ़ कर दिए। लघुकरण यानी कम कर देना। मान लीजिए कोई के फांसी हुआ है, उसको उम्र कैद में बदल दीजिए, यानी छोटा हो गया उम्र कैद। फांसी तो मर ही जाता, एक कम करो, मरो नहीं, तुम उम्र भर कैद में रहो, यानी लघुकरण यानी छोटा कर दिए। तीसरा प्रतिहार, इसमें जो है ना समय घटा देते हैं। तुमको सशक्त कारावास है तो क्या करते हैं, 10 साल है तो 5 साल करो। कठोर कारावास है 10 साल के 5 साल करो। प्रतिहार, विराम मतलब कुछ समय के लिए रोक देना। जैसे कोई के स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आराम करो भाई, विराम करो। राष्ट्रपति कहते हैं कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ समय के लिए रोक लगा दो, यानी विराम मतलब रोक लगा देना। कभी कभी क्या होता है, आदमी गुस्से में आकर के कोई गलत काम उठा लेता है, गलत कदम, तो क्या होता है ना कि राष्ट्रपति जो है सोचते हैं कि किस सिचुएशन में ये ऐसा काम किया है, तो उस पर क्या करते हैं, उसमें कुछ विराम लगा देते हैं। यानी राष्ट्रपति जी देखते हैं कि यह किस परिस्थिति में यह काम किया है। मान लीजिए कि किसी के बहन को उसके सामने में कोई रेप कर रहा है, तो क्या करेंगे, वो गुस्सा होकर के उसको जान मार देंगे।
तो उसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति देखते हैं किस परिस्थिति में ऐसा काम किया है, तो उसकी सज़ा को कुछ कम करते हैं परिस्थिति के अनुसार। तो ठीक है, विराम में क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार सज़ा को कम करना। मान लीजिए कोई कैदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसको भी कम कर दिए तो विराम हो गया। एक होता है प्रविलंबन, प्रतिलंबन, प्रविलंबन होता है। ठीक है, प्रविलंबन में क्या है कि प्रतिलंबन ही मानिए ना, राष्ट्रपति जो है ना फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए टाल देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी हो गया, किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो गई, सुप्रीम कोर्ट फांसी दे दिए हैं, फांसी की सज़ा, तो राष्ट्रपति मान लीजिए कि गए हुए हैं विदेश, भारत छोड़कर विदेश गए हुए हैं राष्ट्रपति जी, तो अगर राष्ट्रपति के आने के पूर्व भी इनको फांसी मिल जाएगा तो इनको क्षमा मांगने की शक्ति खत्म हो जाएगी, इनको जो है क्षमा मांगने का जो अधिकार था वो खत्म हो जाएगा ना। तो इसीलिए कहा गया है कि फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अधिकार है ना कि वह राष्ट्रपति से क्षमा मांगें, तो इसीलिए प्रविलंबन लाया गया है। चलिए दोस्तों फिर से इसका रिवीजन करते हैं। 72 में क्या है, सबसे बेहतर अनुच्छेद है। इसमें पहला है क्षमा, यानी पूरी तरह से क्षमा कर देना। लघुकरण माने कम करना, यानी कि फांसी है तो उसको क्या करेंगे, उम्र कैद करेंगे। प्रतिहार, प्रतिहार में क्या है, हार मतलब याद रख लिए, हार मतलब आवर, हार मतलब आवर याद रखिए, हार तो आवर याद रखिए, आवर मतलब घंटा, यानी घंटा कम कर देना, यानी कि समय कम कर देना। विराम मतलब सजा के परिस्थिति को देख लीजिए, किस सिचुएशन में ऐसा काम किया है तो उस अनुसार से उनको रोक लगा देंगे, विराम। प्रविलंबन क्या होता है, तो प्रविलंबन मतलब अविलंब राष्ट्रपति जी वहाँ से आएंगे। ऐसा सोचिए आप, ठीक, कि राष्ट्रपति जी विदेश गए हुए हैं, किसी को फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट दे दिया तो उसको फांसी नहीं होगा, पहले राष्ट्रपति जी विदेश से आएंगे, वह व्यक्ति जो है जाकर राष्ट्रपति के यहाँ क्षमा याचिका डालेगा कि हमको क्षमा कर दीजिए, तब राष्ट्रपति सोचेंगे क्षमा करे कि नहीं, इसीलिए कुछ समय के लिए फांसी की सज़ा को टाल देना, प्रविलंबन, यानी फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए विलंब कर देना, प्रविलंबन। चलिए दोस्तों अब उपराष्ट्रपति को देखते हैं। राष्ट्रपति जो पढ़ें आप तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक 11 अनुच्छेद और 72 यानी 12 अनुच्छेद पढ़ें, तो कुल 20 अनुच्छेद हमको पुराना है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मिला करके। तो 12 अनुच्छेद तो ये राष्ट्रपति जी के हो गए, तो 8 अनुच्छेद जो है किनके लिए है, उपराष्ट्रपति जी के लिए। उपराष्ट्रपति जी के लिए 8 अनुच्छेद पढ़ने हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले 63 अनुच्छेद, 62 तक तो राष्ट्रपति जी थे, 62 और 72 याद है ना, लास्ट कितना था 62 और उससे लास्ट 72 छोड़ करके, तो 62 तक तो राष्ट्रपति हो गए, तो 63 में आ गए हैं उपराष्ट्रपति जी, जिनके लिए 8 अनुच्छेद पढ़ने हैं। ये 3 जो है ना ऊ के तरह दिखता है, यानी ऊ से याद रख लिए, उस उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति का पद किस में होगा, अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति जो है उसका पद की चर्चा है अनुच्छेद 63 में, वह यूएस यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति में क्या पढ़े थे, पद के बाद पावर, तो राष्ट्रपति को एक ही पावर था, वह कार्यपालिका शक्ति के प्रधान थे, लेकिन उपराष्ट्रपति को 2 पावर दिया गया है। पद के बाद क्या पढ़ना है, पावर, उपराष्ट्रपति को 2 पावर है। अनुच्छेद 64 में है कि वह समान रूप से राज्यसभा के सभापति होंगे। एक्चुअल में क्या है कि राजा बनना है उपराष्ट्रपति को, जब राजा नहीं रहेंगे तो राजा कौन बनेंगे, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जी तो ही हैं कुर्सी पर, तो फिर उपराष्ट्रपति जी क्या करेंगे, तो उनको कहा गया कि एक काम कीजिए, आप जो है राज्यसभा के सभापति बन जाइए, राज्यसभा के सभापति बन जाइए समान रूप से, इसी के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि उनको तो अलग तरीके से चुना गया है ना, राज्यसभा में थोड़ी चुना गया है, वो राज्यसभा के सभापति हैं, उसी के अनुसार उनको वेतन मिलता है। ठीक है, तो समान रूप से उपराष्ट्रपति की पावर क्या है, राज्यसभा के सभापति का पावर है। और जब राष्ट्रपति जी कहीं चले जाएंगे या फिर वो अपना पद छोड़ेंगे तो राष्ट्रपति का काम कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति का क्या पावर हो गया, 2 पावर समान रूप से। जब राष्ट्रपति कुर्सी पर है हैं तो उनका कोई काम ही नहीं है, तो कहें कि आप एक काम कीजिए, आप राज्यसभा की कुर्सी पर जाके बैठ जाइए, राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर। और जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे ना, इसीलिए आपको चुने कि राष्ट्रपति के नहीं रहने पर आप राष्ट्रपति बनिएगा, तो जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो आप जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनिएगा। ठीक है, क्योंकि राजा का कुर्सी कभी खाली नहीं रहना चाहिए। तो आप समझ गए, 63 में पद है, 64-65 पावर है, 64 में समान पावर, 65 में प्रमोशन। कैसे याद रखिएगा, 65 में है प्रमोशन, प्रमोशन करके क्या बन जाएंगे, उपराष्ट्रपति से
राष्ट्रपति। 64 में समान पावर यानी राज्यसभा के सभापति, उसी अनुसार से आपको वेतन मिलेगा। 65 में प्रमोशन कर जाइएगा तो आप राष्ट्रपति बन जाइएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब चलिए 66 में जब आप राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो सबसे पहले पढ़े पद, इनका पद हो गया 63 में। फिर पढ़े पावर, इनका पावर जो है दोस्तों 64-65 में हो गया है, हो ना गया है। अब चलिए अब क्या पढ़ेंगे, पद पावर के बाद उनका निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है। तो 66 में जो है उनको दोनों को रखा गया है। निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन कौन करेगा और निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है। यानी 66 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होगा और निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, दोनों को जो है अनुच्छेद 66 में रख दिया गया। अनुच्छेद 66 में निर्वाचन की प्रक्रिया दोनों को रख दिया गया। तो आपको जो है 63, 64, 65, 66 4 अनुच्छेद याद हो गए। कितना अनुच्छेद याद हो गए, 4। पढ़ना कितना है, 8 पढ़ना है। 63 में पद है, 63 का 6-3 यानी ऊ से उपराष्ट्रपति हो गए। 64 में बोलिए, 64-65 में पावर है। 64 और 65 में क्या है, पावर है। 64 में समान पावर और 65 में प्रमोशन करके राष्ट्रपति बन जाएंगे। अब बताइए 66 में क्या है, तो 66 में है कि वो चुनाएंगे कैसे, उनके चुनने की क्या प्रक्रिया है। इसमें जो है राष्ट्रपति में अलग अलग अनुच्छेद था, चुनाएंगे तो 54, प्रक्रिया 55, लेकिन दोनों को क्या कर दिया गया उपराष्ट्रपति वाला में 66 में रख दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी जान रहे हैं ना जो प्रक्रिया उसमें है वही प्रक्रिया इसमें है। लेकिन इसमें क्या किया गया, 66 में ही रख दिया गया है 2 अनुच्छेद को। अब आगे चलते हैं और इसी में कहा गया है दोस्तों कि वह भारत के नागरिक होंगे, पागल दिवालिया नहीं होंगे, 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, लाभ के पद पर न होंगे, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होंगे। ठीक है, इसी में इनका सभी चीज़ को रख दिया गया है। अब चलते हैं आगे दोस्तों। 67 में क्या है, आप सोचिए कि जब चुना गए थे उसके बाद क्या था, ये कितने दिन रहेंगे यानी कार्यकाल। तो 67 में क्या कहा गया, कार्यकाल। इसमें जो राष्ट्रपति में 5 साल की 6 साल कार्यकाल। ठीक है, तो कार्यकाल जो है इसमें किस में रखा गया है, 67 में रखा गया है। आपको 5 अनुच्छेद याद हो गए। अब 6ठा अनुच्छेद चलिए 68 में चलते हैं। 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति को चुनाव जो है यथाशीघ्र कराने की चर्चा है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो यथाशीघ्र करा लीजिए। इसमें यह नहीं कहा गया कि 6 महीना पूर्व, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, राष्ट्रपति सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हर हाल में 6 महीना के पूर्व करा लेना है। लेकिन इसमें कहा है कि जितना जल्दी संभव वो करा लीजिए, कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है। अब चलिए 69 में क्या, 69 को बहुत अच्छा ट्रिक है, 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ, 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ, 69 से उपराष्ट्रपति के शपथ और 60 में राष्ट्रपति के शपथ। 69, 60 में शपथ राष्ट्रपति के, 69 उपराष्ट्रपति के शपथ, ऊ से उपराष्ट्रपति और ऊ से 69 उपराष्ट्रपति के शपथ किस में है, 69 में। और 70 में है कि आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, अगर वह भी कारण अगर हो जाए तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, तो राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है सबसे महत्वपूर्ण पद है। समझिए कि देश के राजा हैं, राजा नहीं रहने पर देश में अराजकता आ जाएगी, इसलिए वह कुर्सी जो है राष्ट्रपति का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कुर्सी पर जो है राष्ट्रपति बैठेंगे, लेकिन इनके सेफ्टी के लिए कुर्सी पर हमेशा कोई ना कोई बैठा रहना चाहिए, कभी खाली नहीं होना चाहिए। इसके लिए 3 अनुच्छेद जो है दिए गए हैं। सबसे पहला, राष्ट्रपति को दोबारा चुनने के लिए अनुच्छेद जो है कौन आया था, अनुच्छेद 62 आया था कि राष्ट्रपति को 6 महीना पूर्व चुन लीजिए। ठीक है, चुन लिए तो राष्ट्रपति जी आकर बैठ जाएंगे। फिर कहा गया कि 65 में उपराष्ट्रपति को प्रमोशन करके राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा देंगे। फिर भी मन नहीं भरा तो कहें कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति को कुर्सी पर बैठा देंगे, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा घटना हो जाए जो कि सोचा नहीं था संविधान निर्माता ने, जैसे कि राष्ट्रपति का अपहरण हो जाए, जो कि संभव नहीं है, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 70 में। कितना में, अनुच्छेद 70 में, कि यदि कोई ऐसी घटना हो जाए जो कि संविधान में चर्चा नहीं है, तो 70 में क्या कहा गया है, वैसी स्थिति में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। यानी कि 3 सेफ्टी दिया गया है। 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के पूर्व ही, ताकि राष्ट्रपति का कुर्सी खाली ना हो, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो उससे 6 महीना पहले ही राष्ट्रपति का ही कुर्सी है, तो 6 महीना पहले ही 62 में कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव हो जाएगा
और जब ये हटेंगे तो आके बैठ जाएंगे। 65 में उपराष्ट्रपति प्रमोशन करके इस पर बैठ जाएंगे। और 70 में ऐसी कोई घटना हो जाए जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, तो उस स्थिति में भी ठीक है राष्ट्रपति की कुर्सी पर कौन बैठेंगे? उपराष्ट्रपति। यानी 3-3 सेफ्टी दिया गया है। राजा है ना, तो राजा के लिए ट्रिपल सेफ्टी। चलिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को एक दूसरा तरीका से भी याद कर सकते हैं। क्या चीज़? खान सर बताए हैं उपराष्ट्रपति के लिए उसरा। क्या चीज़? उसरा निका चुस। ये वहाँ पे उसरा होगा, उसरा निका चुस। ऐसे इसमें जो है उसरा निका चुस में 8 अनुच्छेद आ गए हैं। लेकिन आपको कोई अगर सिंगल आर्टिकल पूछेगा तो आपको सिंगल बताना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको दिमाग में वो नंबर सुनते ही आपको उसका बात याद आना चाहिए। तो पहले एक देख लेते हैं, फिर हम अपना रिवीजन करेंगे। उ से हो गया उपराष्ट्रपति का पद, स से सभापति के रूप में, रा से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति, उसरा हो गया, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, उसरा नी का, चू से चुनाव हो जाएगा 68 में, और 69 में शपथ हो गया, उसरा नी का चुस। और 70 में हो गया कि ऐसा चीज़ जो नहीं सोचे थे वो भी हो गया। तो उपराष्ट्रपति का आपको ध्यान रखना है उसरा नी का चुस। उसे उपराष्ट्रपति, स से सभापति, रा से राष्ट्रपति कार्यवाहक, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, किसमें 66-67 में, और चूस में हो गया चुनाव, और चुनाव हो गया। उसके बाद शपथ हो गया 69 में। लेकिन आप पार्टिकुलर कैसे याद रखिएगा, एक बार पूरा रिवीजन करते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, ठीक है। सबसे पहले आप बताइए, राष्ट्रपति का तो कर लिए रिवीजन, आप एक बार करते हैं, दोनों का कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप बताइए 52 में क्या है? 2 से बनता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद हो गया। 53 में बताइए पावर मतलब समस्त कार्यपालिका शक्ति के प्रधान होंगे राष्ट्रपति। 54 यानी चन। आप एक अनुच्छेद पर जो उसी का ट्रिक बनाइए। 54 जैसे ही बोले आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए। 54 चन यानी निर्वाचन। 54 मतलब चन यानी निर्वाचन। आपको बोलेगा कोई 55 होती है तो प से 55, प से प्रक्रिया यानी निर्वाचन की प्रक्रिया। आपको कोई पूछेगा कि बताइए 56 में क्या है, तो आपके 56 में है कार्यकाल। कैसे भाई? तो 5 साल की 6 साल यानी कार्यकाल हो गया। 57 मतलब संतान यानी दोबारा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 58 और 59 एक साथ याद किए थे, जोश के साथ यानी योग्यता शर्त। उसके बाद 60, 61, 62 3 गो एक साथ याद कीजिए। 60 में 60 शपथ। 61 में क्या है? शपथ लिए थे कि हम अच्छे से देश का कार्य करेंगे, नहीं किए तो महाभियोग आप पर लग जाएगा, महाभियोग। और महा जो है महामहिम राष्ट्रपति के लिए आएगा, यानी महाभियोग महामहिम राष्ट्रपति के लिए। 62 में एक सेफ्टी है। क्या चीज़ सेफ्टी है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पूर्व भी कर लेना है। 62-65 में प्रमोशन, उपराष्ट्रपति जो प्रमोशन करके राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगे। और 70 ये तीनों क्या है? 3 सेफ्टी है। 62, 65, 70। 70 में ऐसा चीज़ जो चर्चा नहीं हुआ वो भी अगर हो जाए तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। चलिए अब उपराष्ट्रपति देखते हैं। उपराष्ट्रपति में पहला अनुच्छेद कौन है? 63 है। 52 से शुरू हुआ है राष्ट्रपति का और 63 से उपराष्ट्रपति का, ठीक है। 52 के बाद 3 कब आता है इकाई स्थान? 52, 53 ये सब तो राष्ट्रपति के लिए है, तो 63 में ही आएगा। 52, 53 ये सब के बाद 3 कब आता है? 63 में। तो इसमें हो जाएगा उपराष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप बताइए 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद। 64-65 बोलिए क्या है? 64-65 में उनका पावर है। उपराष्ट्रपति जो है उनको 2 पावर लेकर बैठे हैं। एक तो 65 में प्रमोशन करेंगे, जाके राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगे। और 64 में जब राष्ट्रपति जी कुर्सी पर बैठे रहे तो कोई काम नहीं है तो आप राज्यसभा के सभापति कर लीजिए, ठीक है। 66 में बोलिए, 66 और 67 बोल दीजिए। 66 में कार्यकाल है और 67 में है क्या चीज़? 66 में है निर्वाचन, यानी उपराष्ट्रपति कैसे चुनाएंगे। और 67 में हो गया उनका कार्यकाल। 66-67 क्या है? निक्के से याद रख सकते हैं, कोई नाम हो गया निका। 66 में क्या है? कार्यकाल। और 67 में है 66 में है निर्वाचन और 67 में है कार्यकाल। उसके बाद जो है 68, 69 और 70 तो सेफ्टी है। 70 सेफ्टी है। क्या सेफ्टी है? ऐसा चीज़ हो जाए जो संविधान निर्माता सोचे नहीं थे, तो उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति जाके राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगे। 69 आपको बता ही दिए थे, कहेंगे कि 69 में किसका शपथ है? तो उससे उपराष्ट्रपति, उससे 69 यानी 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ है।
दोस्तों 3 शपथ आप याद रखिए, कौन कौन। 60 में है राष्ट्रपति के शपथ, 60 शपथ। 69 में है उपराष्ट्रपति के शपथ, उपराष्ट्रपति के शपथ। और 99 में है सांसद का शपथ। 99 में किसका शपथ है? सांसद का। कैसे याद करेंगे ये बाद में बताएंगे। 99 में सचिन तेंदुलकर नर्वस 99 पर आउट हो जाते थे, तो हर बार शपथ लेते थे कि अगली बार हम शतकों का महाशतक बनाएंगे। तो 99 में क्या है? सांसद का शपथ, यानी सचिन तेंदुलकर सांसद में गए थे ना, राज्यसभा में चुनाए थे, तो सांसद का शपथ 99 में है। शपथ राष्ट्रपति का हो गया। 69 उपराष्ट्रपति का शपथ हो गया। 99 में सांसद का। तो आपको फिर से बोल दीजिए, 63 में उपराष्ट्रपति का पद, 64 में और 65 में प्रमोशन करके राष्ट्रपति बनेंगे, 64 में समान कार्य हो गया। 66 और 67, 66 में निर्वाचन, 67 में कार्यकाल। 66 में निर्वाचन और 67 में कार्यकाल। 2 को छक्का मार दिया। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर को चुनना है, कोई क्रिकेटर को चुनना है, तो देखते हैं आकर के चुनने वाले, अरे वाह वाह वाह, ये तो 2 बॉल पर 2 छक्का मार दिया है, इसको चुन लो चुन लो चुन लो, उपराष्ट्रपति चुन लो। यानी कि 2 छक्का मार दिया है, इसको जो है टीम में चुन लो, यानी 2 छक्का हो गया। और उसके बाद जो है 67 में याद कर लीजिए कार्यकाल। 68 में बताइए, 69 से पहले है, तो 68 में क्या है? उपराष्ट्रपति जो है उसका चुनाव कब होगा? तो यथाशीघ्र होगा, कोई समय निश्चित नहीं। 69 में पता ही है शपथ, 70 सेफ्टी है, 70 सेफ्टी। चलिए, तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का 20 अनुच्छेद हो गया क्लियर। अब चलते हैं, बीच में है 2 अनुच्छेद और प्लस में 5 अनुच्छेद। 20 अनुच्छेद तो आपको क्लियर हो गए, तो 2 + 5 यानी कुल 27 अनुच्छेद पढ़ने कार्यपालिका में। ये 2 अनुच्छेद कौन कौन है इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, 62, 63 यानी कि आपको 70 तक हो गया है। 71 में क्या है? 70 तक तो आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से जो भी विवाद होगा, आपको 2 अनुच्छेद पढ़ने एक्स्ट्रा, 71 और 73, ठीक है। तो 71 में 71, जब आप 71 बोलते हैं ना, तो आप सोचिए एक है, क्या है जी? तो एक है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवाद को सुलझा सकते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद होगा तो कौन सुलझाएगा? कहेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो सबसे बड़े हैं, उनका विवाद कौन सुलझाएगा? कहेंगे नहीं, सुलझा सकता है। कौन सुलझा सकता है? तो एक है यानी 71, एक है यानी 71, 71 यानी एक है। कौन है जी? तो सुप्रीम कोर्ट है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद होगा तो कौन सुलझाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो आपको 71 याद हो गया। जब कोई आपसे पूछे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद कौन सुलझाएंगे, तो कहना एक है तो 71। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद कौन सुलझाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। 72 तो आपको पता ही है, सबसे बेहतर अनुच्छेद, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है और राज्य में राज्यपाल की, लेकिन राज्यपाल जो है मृत्युदंड नहीं माफ कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कितना में है? 72 में है। अब चलिए, एक बच गया 73, 71, 73 पढ़ना था। 71 पता हो गया, एक है सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का विवाद सुलझाएंगे। 73, तो दोस्तों देखिए 72 तक आप पढ़ लिए हैं, 72 तक पढ़ लिए हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद। अब क्या कीजिए, इसका विस्तार कर दीजिए। 73 में क्या कीजिए, 72 तक पढ़ लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उसको घेर दीजिए और एक विस्तार कर दिए, पुछड़ी निकाल दीजिए। यानी कि 73 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मेन तो हो गया, तो इसको विस्तार करेंगे, यानी कि उनके सहायता के लिए अब आएंगे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। यानी कि राष्ट्रपति के सहायता के लिए आएंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यानी 73 में क्या हो गया? विस्तार। 72 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद है और 73 में क्या है? विस्तार है। चलिए विस्तार करते हैं। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कुल 5 अनुच्छेद दिए गए हैं विस्तार के लिए, 75 से लेकर के 75, 76, 77, 78, यानी 75 से लेकर के 78 तक कुल 5 अनुच्छेद में विस्तार किया गया है। चलिए दोस्तों, 74 से लेकर 78 तक, 74 से लेकर के 78 तक कुल 5 अनुच्छेद में विस्तार है, क्योंकि 73 में आप विस्तार कर लिए थे ना, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है 73 में है। अब 74 से लेकर के 78 तक कुल 5 अनुच्छेद जो है वो विस्तार के बारे में है। सबसे पहले 74 पढ़ेंगे। 74 देखिए, 74 जो है, जैसे मान लीजिए 74 से क्या ध्यान में आता है? 74 यानी दांत जो है वो च हो गया,
और बीच में छोटे मोटे दांत हैं, तो ये चह जो हो गया वो पीएम मान लीजिए, और ये छोटे मोटे दांत हो गए सभी मंत्री हो गए, यानी चहतर। और बीच में राष्ट्रपति है, बीच में जीभ जो है राष्ट्रपति है, ये च हो गया प्रधानमंत्री, और बाद बाकी छोटे मोटे दांत मंत्री हो गए, यानी चौहत्तर यानी 74। कैसे याद रखेंगे बताइए? चौहत्तर यानी 74। कैसे? तो राष्ट्रपति जी यानी जीभ की तरह हो गए, उनको राष्ट्रपति जो है उनके सहायता के लिए एक प्रधानमंत्री होंगे और मंत्रिपरिषद होंगे। यानी कि आप समझ गए कि मंत्रिपरिषद की पहला चर्चा कहाँ आया है? 74 में, यानी 74। कैसे याद करेंगे? इमेज, बीच में जीभ राष्ट्रपति हो गए, उनकी सहायता के लिए क्या है? तो च है, यानी प्रधानमंत्री, और छोटे मोटे दांत हो गए मंत्री हो गए। ठीक है, तो 74 याद रखना है। राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए, सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद की चर्चा कहाँ आया है? 74 में। अगला चलते हैं 75। 74 75 को एक साथ याद रखिए। 74 में आ गए हैं राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो अब पूछेंगे कि उनका चुनाव कैसे होगा, उनको जो है कौन नियुक्त करेंगे? चुनाव कैसे होगा? नहीं, कौन नियुक्त करेंगे? मंत्री और प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करेंगे? तो 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति अपने विवेक से करेंगे, और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री और मंत्री को नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या करना है? अपने विवेक से करना है, और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह से करना है। 74 75 याद हो गया? 74 यानी 74। 74 क्या? एक जीभ है यानी राष्ट्रपति हैं, उनके सहायता के लिए च यानी प्रधानमंत्री, और बाकी सभी दांत यानी मंत्रिपरिषद है। उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। प्रधानमंत्री तो सबसे हेड हो गए, यानी समझिए कि मंत्रिपरिषद का दूल्हा हो गए, तो उनका नियुक्ति जो है सबसे बहुमत दल का जो नेता होंगे उनको प्रधानमंत्री बना देंगे अपने विवेक से, और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। 2 को तो हो गया 74 75। अब 76 देखते हैं। 76 किधर है? आ जाओ। 76 में है महान्यायवादी। क्या पढ़ना है 76 में? महान्यायवादी। 76 में क्या पढ़ना है? महान्यायवादी। चलिए हम लोग 76 लिखते हैं। 76 से कुछ ध्यान में आया? 76 जब बोलिएगा तो 7 और 6 आता है, यानी 7 छोड़ू ना तेरा, 7 छोड़ू ना तेरा, चाहे जो हो लेकिन साथ नहीं छोड़ना है। यानी 76 में जो है महान्यायवादी है। महान्यायवादी जो है वह सरकार के क्या होते हैं? वकील होते हैं। सबसे बड़ा सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? वकील होते हैं, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी जो है कभी भी भारत सरकार के साथ नहीं छोड़ते हैं। जब कोई भारत सरकार पर केस कर देता है तो केस लड़ने के लिए कौन जाते हैं? यही वकील जाते हैं, महान्यायवादी। अरे मुसीबत में तो कोई भी साथ छोड़ देता है, लेकिन ऐसा वकील होना चाहिए जो कभी भी साथ नहीं छोड़े। तो ये कहते हैं 7 छोड़ू न तेरा, यानी कि 7 6 कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, महान्यायवादी। यानी 76 में कौन हो गए? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, जो कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। अगला चलते हैं 77। 77 में कैसे बनेगा? ठीक देखिए, 7 7 7 7 आप पढ़िए ना, इसको पढ़िए 7 7। देखिए हमारे देश में संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति, यानी राजा कौन है? राष्ट्रपति हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री कहीं भी विदेश जाएंगे तो राष्ट्रपति का परछाई जो है उनके साथ साथ चलेगा। प्रधानमंत्री कहीं भी चले जाए, कोई भी काम करे तो राष्ट्रपति का परछाई उनके साथ साथ चलेगा। यानी राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य होंगे। प्रधानमंत्री विदेश में चले जाएं या फिर कहीं भी कोई भी काम करेंगे तो सारा काम किनके नाम से होगा? राजा के नाम से। यानी राजा कौन है? राष्ट्रपति जी हैं, राजा। यानी 7 7 राष्ट्रपति जी कहीं भी चले जाए, केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन किनसे होगा? राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। प्रधानमंत्री कुछ भी करेंगे तो किसके नाम से कार्य होगा? राष्ट्रपति जी के नाम से, क्योंकि विदेश में चले गए, कोई काम करके आए तो किसका नाम लेंगे? कहेंगे हमारे राजा साहब कौन है? राष्ट्रपति हैं। अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो कहेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से काम होगा, क्योंकि 7 7 कहता है कि हम साथ साथ हैं तुम्हारे। भले प्रधानमंत्री गए हैं विदेश, लेकिन राष्ट्रपति की परछाई उनके साथ गई है, वह साथ साथ ही चलती है। 7 7 तो सारा कार्य किनके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। अब चलिए 78।
78। जब 7-7 गए हैं और प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के नाम से काम किए हैं तो क्या उनको बताएंगे नहीं? तो यही कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह जो भी काम किए हैं वह राष्ट्रपति को बताएं, यानी कि राष्ट्रपति को सूचना देंगे। ठीक है, 7-7 और 7-8 एक साथ याद कीजिए। 7-7 यानी 7-7 जाते हैं, प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं राष्ट्रपति के परछाई जो उनके साथ साथ जाते हैं, क्योंकि सारा कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से होता है। और जब उनके नाम से काम किए हैं तो उनको बताइएगा नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि संसद की कार्यवाही की जानकारी देना है, या फिर विदेश में आप कोई काम करके आए हैं तो वो भी जानकारी देना है आपको। ठीक है, 7-8 हो गया, यानी 7-7 और 7-8 एक साथ याद रखिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आज विधायिका खत्म हो गया 78 तक, अब 79 से है क्या चीज़ है, कार्यपालिका है। अगर आपको सही में सारे आर्टिकल याद हो गए तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।